है। देखो आपकी ये अपन लोग, ये मैं आपको समझा दूंगा पूरी लक्ष्मीकांत की सारी। ये 6 एडिशन है मेरे पे, अब तो आई थिंक 7th एडिशन भी आ गया है ना। और इसके बाद इसकी जो है प्रैक्टिस अपन लोगों को करनी, ये आती है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें पूरे के पूरे जो है MCQs है, ये सारे के सारे, है ना। तो आई थिंक ये बुक करने से जो है अपन लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अपन लोग जो है जल्दी से इस बुक को, जो है मैंने नोट्स बना लिए हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अपन लोग करते हैं, ठीक है। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में एज अ ट्रेडर आए थे, क्योंकि उनको एक चार्टर ग्रांट हुआ था अंडर क्वीन एलिजाबेथ। इन 1600 में वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और 1765 तक उन्होंने दीवानी ऑब्टेन कर ली। दीवानी मीन्स होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस के ऊपर भी उन्हीं का अधिकार है, रेवेन्यू के ऊपर भी उन्हीं का अधिकार है। और किन किन स्टेट्स में उन्होंने दीवानी को ऑब्टेन किया? बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद 1858 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई, सिपाही म्यूटिनी मीन्स जो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 वगैरह होते हैं उसको हम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। इसके जब दौरान ब्रिटिश क्राउन ने पूरी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडियन गवर्नेंस की अपने हाथों में। और ये रूल चला उनका अगस्त 15, 1947 तक, जब तक अपन लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी नीड होगी कि भाई संविधान कैसे देश चलेगा जब अपन लोग आज़ाद हो ही गए हैं। तो इसके लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल की भी दिखाई दी, बहुत सारे कंट्रीज से इसको बोरो किया गया। वो अपन लोग बाद में चर्चा करेंगे जब GS2 की मैं आपको मेंस की मैं पढ़ाऊँगा कि क्या क्या उसमें बोरो किया गया, किन किन कंट्रीज से बोरो किया गया, है ना। अभी फ़िलहाल अपन लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अपन लोगों को ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज़ बोरो की गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए यही है कि जी संविधान की ज़रूरत आ पड़ी इंडिपेंडेंस के बाद, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान आया, लागू किया गया। 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई जो संविधान बना सके, ठीक। इसमें कहाँ से चीज़ें ली गई, इसमें सबसे पहले आता है कंपनी रूल। कंपनी रूल होता है 1773 से 1858 तक। इस काल को अपन लोग कंपनी रूल बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट को बहुत ही ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये पहला दौर था जब ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सारे अफेयर्स इंडिया के अपने हाथों में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेने की ठानी। पहली बार इन्होंने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत को महसूस किया। तो इस एक्ट के जो कुछ फीचर्स हैं वो ये है कि इन्होंने जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक। कुछ लालच तो देना ही पड़ेगा ना। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब उनको असिस्ट की गई। इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, और इसमें 4 मेंबर थे, उनको असिस्ट किए गए, ठीक है। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरन हास्टिंग्स, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सबसे बेसिकली पहला क्या करा कि जो बॉम्बे की और बंगाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी अब वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करेंगी। और किसके सबऑर्डिनेट में काम करेंगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर से मैं दोहराता हूँ कि इसमें जो बॉम्बे की और मद्रास की, आई थिंक मैंने पहले बंगाल बोल दिया है, बॉम्बे की और मद्रास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करेंगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इससे पहले ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिपेंडेंट थी, इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। फिर हमें एक सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता हुई और कलकत्ता में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे।
इसने चौथा रूल ये बनाया कि कंपनी के जितने भी जो है काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको बाहरी किसी भी प्राइवेट ट्रेड में भाग लेने के लिए उनको प्रोहिबिटेड किया गया। ठीक है। इसने इट स्ट्रेंथन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू मैटर्स पर, सिविल मैटर्स पर और मिलिट्री अफेयर्स पर इंडिया के। ठीक है। अब भाई जब भी कोई एक्ट बनता है, जब उसको फिर लागू किया जाता है, लागू करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें ये सारे डिफेक्ट्स हैं, इसमें इस चीज़ को रिफॉर्म करने की या ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो 1773 के बाद जो है एक 1781 में दोबारा से एक जो है इन्होंने वो करा और उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। इसमें पहला जो नियम इन्होंने बनाया गया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल को, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनकी मतलब एम्प्लॉयज़ मींस मतलब काउंसिल को, और जो कंपनीज में सर्वेंट्स काम करते हैं उनको एक्सेम्प्टेड किया गया इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। दोबारा से इसको दोहरा लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कंपनी के जो मतलब काउंसिल थे, गवर्नर जनरल थे, उनके सर्वेंट्स थे और रेवेन्यू मैटर्स थे, जितने भी रेवेन्यू मैटर्स होंगे इनको भी और रेवेन्यू मैटर्स के जो कलेक्शन के जो दिक्कतें आती हैं वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक्सेम्प्टेड किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। ठीक है। इसने ये भी प्रोवाइड किया गया कि कलकत्ता के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन है। इट प्रोवाइडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। इन्होंने डिफेंडेंट्स के जो पर्सनल लॉज थे उनको वो जो है एडमिनिस्टर करने के लिए कहा कि हिंदूज को हिंदू लॉ की तरह एडमिनिस्टर किया जाएगा और मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम लॉ के अनुसार एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर किया गया कि आप रेगुलेशंस को फ्रेम करेंगे फॉर किन के लिए करेंगे, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल फॉर द फ्रेम रेगुलेशंस ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। ठीक है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद जो है सबसे पहला आया 1773, उसके बाद आया 1781, अब आता है पिट्स इंडियाज एक्ट। इसको ये आया 1784 में। इसने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश करना सिखाया। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, लेकिन एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है मैनेज कर सके। ठीक है। तो इन्होंने डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। ठीक है। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और एम्पावर किया कि आप जितने भी सिविल के और मिलिट्री ऑपरेशन हैं इन सबका सुपरविजन आप करेंगे। ठीक है। इस एक्ट की खासियत ये है कि इसमें अब तक इंडिया की जो टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश खुद का पोजेशन ही बोलने लग गया कि अब ये इंडियन पोजेशन नहीं है, अब ये ब्रिटिश पोजेशन है, जो इंडिया की टेरिटरीज थी। तो पूरा उन्होंने नेम ही चेंज कर दिया कि अब तो ये चीज़ हमारी ही है। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का। ठीक है। अब पिट्स इंडियाज एक्ट 1784 के बाद आता है 1786। ठीक है। 1786 में लॉर्ड कार्निवेल को अपॉइंटेड किया गया गवर्नर जनरल। उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालने से पहले दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि जो भी उनकी काउंसिल फैसले लेगी स्पेशल केसेस में, उसको ओवरराइड करने की पावर उनके पास होनी चाहिए। दूसरी, उनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है।
अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें पहला रूल यही है कि इसने और भी ज़्यादा जो है, जो भी ओवरराइडिंग पावर दी गई थी लॉर्ड कार्नेवालिस को कि उसके काउंसिल के ऊपर मेरे को एक पावर चाहिए उनके डिसीजन को ओवरराइडिंग करने की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और एक्सटेंड का मतलब होता है कि इसके बाद आगे भी जो और भी गवर्नर जनरल बनेंगे और भी जो मतलब आएंगे उनके पास भी ये पावर रहेगी, क्योंकि इसने अपना एक स्पेशल हक मांगा था, तो इसको परमानेंट भी बना दिया गया कि ये हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं, जो आगे फ्यूचर में भी जो मिलेंगे आएंगे गवर्नर जनरल्स उनको भी तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। सो बॉम्बे और मद्रास की जो सबॉर्डिनेट्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, इसके ऊपर और भी ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया जो है गवर्नर जनरल को। ठीक है। सो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको आने वाले 20 सालों के लिए और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक। इसने ये भी प्रोवाइड किया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में कमांडर इन चीफ जो है परमानेंट मेंबर नहीं रहेंगे अंटिल ही वाज अपॉइंटेड। ठीक। इसने ये भी जो है वो करा कि इंडियन रेवेन्यू से जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको जो है पे किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। ये जो है 1793 का मैं आपको ये सारा एक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। तो डेट यदि हम याद करते चले तो सबसे पहले आया, कब आया मैं खुद भूल गया यार, 1773 में आया पहला। फिर पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया आया 1781 में, नहीं, फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। फिर पिट्स इंडिया ऑफ एक्ट आया 1784 में। 1784 के बाद 1793 में ये आया कार्नेवालिस वाला। और 1793 के बाद जो है अब आया 1813 में चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको इसमें एबॉलिश कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? डेट इज द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन अपॉन टू ऑल ब्रिटिश कंपनी। हालांकि इसमें इनकी चाय के ऊपर जो मोनोपोली थी और जो चाइना के संग जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो बरकरार रही थी। ठीक है। चाइना के संग ये ट्रेड कर सकते हैं, इसकी इनके पास, ब्रिटिश के पास मोनोपोली थी और चाय की जो इनकी मोनोपोली थी वो थी। ठीक है। इट असर्टेड द ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। ब्रिटिश की क्राउन की सोवरेनिटी इंडियन टेरिटरीज के ऊपर इसने असर्टेड करी। ठीक है। इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया कि आप आइए और लोगों को एनलाइटन कीजिए। इसने वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड जो है प्रोवाइड किया। ठीक। इसने लोकल गवर्नमेंट्स को जो है अलाउ किया गया कि आप जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कीजिए और उनको पनिश कीजिए यदि वो टैक्स ना दे पाएँ तो। ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। ठीक है। अब इसमें हुआ प्रमोशन की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया एंड इट वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर ऑल द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन क्या, इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस ही बोला गया था। तुम्हारा किस में बोला गया था ये, किस पेज पर था कि आपको ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाएगा इंडियन टेरिटरीज को? सबसे पहले था 1773 के बाद 1781, नहीं 1784 ये पिट्स इंडिया एक्ट में था, है ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक। इसमें जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास के उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया। उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई पूरे एंटायर इंडिया पर, जो गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक बने हैं। ठीक है। तो जितने भी लॉज अब तक के प्रीवियस एक्ट्स में बने थे उनको बोला गया रेगुलेशंस। 1793 में, 1784 में, फिर 1781 में, फिर उससे पहले 1773 में, ये जितने भी लॉज मैंने आपको अब तक समझाए हैं इनको बोला जाता है रेगुलेशंस। और अब जो है 1833 से जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उनको बोला जाएगा एक्ट्स। ठीक।
सो इट फाइनली एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। अब ये कॉमर्शियल बॉडी नहीं, अब ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को जो है डिबार्ड नहीं करना चाहिए बैठने से। हालांकि इस जो है इसको बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नकार दिया था, लेकिन इन्होंने पहली बार ये अटेम्प्ट किया कि जो है सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी बैठने दिया जाना चाहिए और किसी भी पोस्ट को जो है होल्ड करने से उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन जब ये लागू ही नहीं हुआ तो ये कोई मैटर नहीं करता, आगे जाके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको नकार दिया था। ठीक है। फाइनली आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1833 के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर जनरल के, इनको जो है डिस्टिंग्विश किया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक। इसमें 6 नए मेंबर्स जोड़े गए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला जाएगा काउंसिल में। ठीक है। इट प्रोवाइडेड न्यू 6 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। ठीक है। फाइनली इसको गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया फाइनली। ठीक है। इसको हम आगे जाके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं। ठीक। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा था ये जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, जिसमें नए 6 मेंबर्स जोड़े गए थे। ठीक है। फाइनली इट इंट्रोड्यूस्ड अ ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इस अकॉर्डिंग टू मैकोले कमेटी, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एक्ट था कि इसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए, 1854 में लागू हुआ। ठीक है। पहली बार इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो लेजिस्लेटिव नई काउंसिल बनी है उसमें जो 6 मेंबर्स होंगे उसमें जो 4 मेंबर्स होंगे वो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होंगे, और जो वो 4 लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बॉम्बे। ठीक है। बंगाल, बिहार, बॉम्बे 3 और उड़ीसा 4। ठीक है। अब बात करते हैं GOI 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, पहला रिवॉल्ट हुआ जिसको हम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, तो साम्राज्य की सारी जड़ें हिल गई कि यार ये लोग तो रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया और जितनी भी सिविल मिलिट्री पावर्स थी वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया गया। इसके जो वो है वो मैं आपको बताता हूँ अब। ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया वॉज टू बी गवर्न्ड बाय द नेम इन हर मैजेस्टी। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसरॉय ऑफ इंडिया जो है बोला जाएगा। ठीक है। वायसरॉय का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में, और जो लॉर्ड कैनिंग है उनको पहला वायसरॉय बनाया गया इंडिया का। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो डबल गवर्नमेंट बनाई गई थी सबको एबॉलिश कर दिया कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, सामने वाला रिवॉल्ट कर गया जबरदस्त। ठीक है। इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी फॉर अ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से कंट्रोल था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनेगा उसको भी तो कुछ एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए 15 मेंबर्स की जो है एक काउंसिल बनाएगी जो उसको असिस्ट करेंगे। ठीक। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है।
इसने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से प्रिविल नहीं किया था, बस इसने एक सुपरविजन किया था कि जिससे आगे जाके और ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सके, जिनकी जो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए उनको जो है रोका जा सके आगे होने वाले किसी भी रिवॉल्ट के कारण। ठीक है, 1858 के बाद आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। मैंने आपको बोला था कि अब जितने भी रूल्स बनेंगे, पहले तो रेगुलेशंस बनते थे, अब इसको एक्ट बोलेंगे, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अब जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो ब्रिटिशर्स को ये एक नीड लगी कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में यदि शामिल कर लिया जाए तो इस ऐसे रिवॉल्ट्स को आगे रोका जा सकता है। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया और इसको हम 1861 में बोलते हैं। जो इसके जो फीचर्स थे वो कुछ इस प्रकार है। इसमें इंडियंस को भी शामिल किया गया कि भैया लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वायसराय ने कुछ इंडियंस को एज अ अपना नॉमिनी काउंसिल का घोषित करा। ये मतलब परमानेंट नॉमिनीज, क्या मतलब मेंबर्स, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ठीक है, वायसराय ने इंडियंस को बनाया। ठीक, और 1862 में 3 जो है नॉमिनेशंस किए गए और वो 3 थे सर दिनकर रॉय, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को जो इन्होंने हटा दिया था पूरी तरीके से, उनकी जो इनिशिएटिव पावर्स थी उनको दोबारा से लागू करने के लिए एक प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बनाया गया। बस यही चलते रहो कि पहले ये कर दिया, फिर इसको हटा दिया, फिर दोबारा से लागू कर दिया, यही है बस इसमें से। ठीक है, एक फैसला नहीं चल लिया जा। ठीक, बंगाल की, पंजाब की और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थी उनके लिए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, बंगाल का 1862 में किया गया और मद्रास का 1892 में किया गया। ठीक है, और 1897 में, और जो नॉर्थ वेस्टर्न थी वो उनको 1886 में किया गया। ठीक है, इसने पोर्टफोलियो जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करा 1859 में, जिसमें लॉर्ड कैनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वायसराय की जो काउंसिल का कोई एक मेंबर है उसको इंचार्ज बनाया जाएगा और वो रेस्ट ऑफ द काउंसिल के बिहाफ पर जो है कुछ मतलब डिसीजंस वगैरह लेगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया। ठीक है, वायसराय को जो है इन्होंने बोला कि आप कुछ जो है ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकते हैं। वायसराय को इन्होंने एम्पावर किया विदाउट द कंकरेंस ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ ड्यूरेशन थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। ठीक है, 1861 के बाद डायरेक्ट आया 1892 में, वो ये जो इंडियंस को उन्होंने शामिल किया था, तो इसमें उन्होंने उनकी इंडियंस की जो क्वांटिटी थी उसको बढ़ा दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के जो आपके वो थे क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे उसको जो है उन्होंने बढ़ा दिया गया। ठीक है, और उनको पावर दी कि आप बजट को डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसरॉय on the recommendations of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce. ठीक, thus the act made a limited and indirect provision of the use of election in filling some of the non-official seats both in the central as well as in the state. ठीक है, state मतलब Provincial Legislative Council, बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, इलेक्शन मतलब टर्म इसमें एक्ट में प्रोसेस में नहीं डिक्लेयर किया गया था, है ना, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब कर दिया गया था। ठीक है, तो 1892 के बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक, इसके जो फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार है। अब बस वही सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया गया।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर्स थे जिसको 60 कर दिया गया, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो यूनिफॉर्म नहीं था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको ऑफिशियल मेजॉरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। मेंबर्स को जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउ कर दिया गया, बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, कि अब इंडियंस का एसोसिएशन होगा डायरेक्टली वाइसरॉय से और गवर्नर से। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। उनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। ठीक है। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें मुस्लिम मेंबर्स जो है इलेक्ट किए जाएंगे सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। ठीक है। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट घोषित कर दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, यूनिवर्सिटी, इन सब का भी एक सेपरेट जो है वो बनाया गया प्रेजेंटेशन। ठीक है। बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू कैल्म्स रिफॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक्चुअल में आया 1921 में। ऐसा है क्योंकि मॉन्टेग्यू जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और कैम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके जो फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो चीजों में। ठीक है। पहली ट्रांसफर्ड और दूसरी रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers responsible to the legislative council। जो रिजर्व्ड थे वो भी गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे, लेकिन वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से किए जाएंगे। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई जवाबदेही उनकी नहीं होगी। ठीक है। इस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को डायरार्की बोलते हैं। पहली बार बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस जो है काउंसिल में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें एक अपर हाउस आएगा जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस आएगा जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और दोनों हाउसेस की जो मेजोरिटी है वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो है आएंगे। ठीक है। इसने ये डिमांड करी कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें से 6 में से 3 इंडियन होने चाहिए। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का लंदन में जो था उनके लिए एक नया ऑफिस खोला गया। पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत पहली बार महसूस हुई और उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसलिए 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को लागू किया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए। सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को हटाया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैच्यूरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years। ठीक है। अब इसके बाद आता है साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए 7 मेंबर्स की स्टैच्यूरी कमीशन को अंडर द चेयरमैन ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सिंपल बेसिक यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई स्टैच्यूरी कमीशन को अपॉइंट किया जिसमें 7 मेंबर्स है, और उनके चेयरमैन जो है सर जॉन साइमन थे। उनको इस पे रिपोर्ट देनी थी कि इंडिया की हालात क्या हैं उसके नए संविधान के वजह से। ठीक है। सारे मेंबर्स जो है ब्रिटिशर से इंडियंस था नहीं, तो सारी पार्टीज ने इस कमीशन को बॉयकॉट किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी। उसमें रिकमेंड किया गया कि डायरार्की को एबोलिश किया जाना चाहिए। डायरार्की क्या था मैंने आपको समझाया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर में जो है वाइसरॉय जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेही होगा, और रिजर्व्ड में जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के संग होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेही नहीं होगा। इसका इन्होंने एबोलिश करने की मांग करी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कन्वे करा, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठेगी, ब्रिटिश इंडिया बैठेगी और इंडियन प्राइंसली स्टेट्स बैठेंगे।
वाइट पेपर और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है प्रिपेयर किया गया एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद अगस्त 1932 में राम से मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को अनाउंस किया। इसको आगे जाके कम्युनल अवार्ड से भी जाना गया। इस अवार्ड ने ना सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट जारी किए मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, बल्कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी इन्होंने ये चीज़ एक्सटेंड कर दी। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, एंड अंडरटुक फास्ट इन यरवदा जेल अप टू डेथ। लास्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर्स थे और कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके बीच में एक समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहते हैं क्योंकि यरवदा जेल पूना में है। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट सीट्स दी और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को दोबारा से वो चीज़ करी, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। इट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्राइंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। प्रिंसली स्टेट्स को यूनिट्स बोला जाएगा। सेंटर और यूनिट्स की पावर को डिवाइड किया जाएगा। पहली आएगी फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम्स होंगे, उसके बाद होगी प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम्स होंगे, उसके बाद आएगी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम्स होंगे। वायसराय को रेसिड्यूरी पावर्स दी जाएंगी। इसने प्रोविंसेस में डायरार्की को एबोलिश कर दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स। The governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislatures. This came into effect in 1937. It provided for the adoption of hierarchy at the center. फेडरल सब्जेक्ट्स को फिर से डिवाइड किया गया फेडरल ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया 11 में से 6 प्रोविंसेस में। बंगाल, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा इन सब को जो है बाइकैमरल बनाया गया। में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउसेस बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया को इसने एबॉलिश कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसने जारी कर दिया। 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इसने एस्टेब्लिश किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। इसने एक फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को भी जारी किया जिसको वो जो 1937 में जारी किया गया, ठीक है। आते हैं भैया फाइनली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने डिक्लेयर किया 1948 तक ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा। इसके बाद पावर जो है रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग में एजिटेशन होने लग गई, उन्होंने पार्टीशन की डिमांड करी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट आपने बनाया है ये उन पर लागू नहीं किया जा सकता जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए अनविलिंग है। उस वक्त 1947 में जून में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय थे इंडिया के, ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जारी कर दिया। इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का पार्टीशन हुआ जिसको हम इंडिया और पाकिस्तान बोलते हैं। वायसराय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। एक डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड किया गया जो ब्रिटिश किंग ने जो है अपॉइंट किया था अपनी कैबिनेट की सलाह पर। इन्होंने ये जारी कर दिया कि भैया आप अपने अपने जो है संविधान बनाइए आराम से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। उसकी सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर कर दी गई। इन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी कि आप या तो इंडिया के डोमिनियन को चूज कर लीजिए, पाकिस्तान के डोमिनियन को चूज कर लीजिए। ब्रिटिश मोनार्क को डिप्राइव किया गया उसकी वीटो पावर से। अब जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ इंडिया बना दिया गया। फाइनली 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, दिस रूल केम टू एन एंड। Power was transferred to the new dominance of India and Pakistan respectively. Lord Mountbatten became the first Governor General of India. नहीं जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी जिसकी वजह से सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये है पहला चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, अब अपन लोग इसके हाथ के हाथ क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, क्वेश्चन आप भी लगाओ, क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बुक खरीदो, टेस्ट सीरीज खरीदो, लगाओ क्वेश्चन। फोरम IAS की भी आती है और ये इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव्स की भी आती है। ठीक है।